Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम सिंह और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का 9th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एंटीजन के बारे में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम बी एंड टी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है और उनका एक्टिवेशन होने के बाद वो क्या प्रोडक्ट देते हैं उनके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टी सेल एक्टिवेशन से। तो ये है टी सेल का स्ट्रक्चर। ये रही हमारी टी सेल की सरफेस बनाई है मैंने यहाँ पे। और टी सेल पे प्रेजेंट होता है CD4, हमें पता है। और यहाँ पे अल्फा और बीटा डोमेन भी प्रेजेंट होते हैं। जब हमने टी सेल को डिटेल में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब हमने देखा था कि उसके ऊपर अल्फा और बीटा डोमेन प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी एपीसी होती है यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसके पास होता है MHC2 और वो एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करती है। तो टी सेल के सरफेस के ऊपर जो अल्फा और बीटा डोमेन प्रेजेंट होते हैं ना, वो MHC2 को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। और जो CD4 प्रेजेंट होता है टी सेल के ऊपर, वो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है एपीसी को। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि टी सेल पे CD3 भी प्रेजेंट होता है। और CD3 को हमने बोला था कि ये एक सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ये सिग्नल को आगे पास ऑन करने का काम करेगा। तो अल्फा और बीटा डोमेन है, इनकी वजह से CD3 के पास सिग्नल आया। फिर CD3 ने सिग्नल आगे प्रोसीड किया और उसने एक कास्केड इवेंट स्टार्ट किया। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे कि NFKB। के का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे कप्पा, और एक होता है IKB यानी कि इनिबिटरी कप्पा बी पार्टिकल। तो ये जो दोनों पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो जब कास्केड इवेंट जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद जो NFKB होता है वो IKB से सेपरेट हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है NFKB हो गया है यहाँ पे सेपरेट। तो ये एक कास्केड इवेंट हो गया। और एक कास्केड इवेंट होता है जिसके अंदर जो NF80 प्रोटीन होता है ना, जो कि एक प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो एक कास्केड इवेंट से सेपरेट होता है NFKB और एक से सेपरेट होता है NF80। NF80 का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेटेड टी सेल। तो ये दोनों साथ में कौन कौन, NFKB और NF80 दोनों साथ में आएंगे और वो न्यूक्लियस में जाएंगे। और न्यूक्लियस में जाने के बाद, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वो दोनों मिलके प्रोडक्शन करते हैं साइटोकाइंस का। मेनली वो होते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, जैसे कि IL-2 यानी कि इंटरल्यूकिन 2, TNF अल्फा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, IFN गामा, ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो हमने देखा कि टी सेल एक्टिवेशन से कैसे कास्केड प्रोसेस स्टार्ट होती है, कौन कौन से दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर साथ में आते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म से फिर वो न्यूक्लियस के अंदर साथ में आते हैं एंड देन फाइनली वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये तो हो गया टी सेल एक्टिवेशन के बारे में। अब हम एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं क्लोनल एनर्जी। एनर्जी नहीं, एनर्जी, ठीक है, स्पेलिंग देखना ध्यान से, क्लोनल एनर्जी। सपोज करो कि जो CD80 है जो कि एपीसी के पास प्रेजेंट होता है, और CD28 जो कि टी सेल के पास प्रेजेंट होता है, अगर ये एब्सेंट है तो क्या होगा? तो फर्स्ट सिग्नल तो ऑफ कोर्स आएगा ही, लेकिन जो सेकेंड को स्टिमुलेटरी सिग्नल होता है इन दोनों के बीच में, CD80 और CD28, वो नहीं आएगा। तो जो टी सेल थी उसका इम्प्रॉपर एक्टिवेशन होगा और बहुत ही कम अमाउंट में साइटोकाइन का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेकेंड सिग्नल नहीं है ना। दोनों सिग्नल इंपॉर्टेंट है साइटोकाइन का प्रोडक्शन होने के लिए। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है क्लोनल एनर्जी। देन वन मोर को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल जो हमारा CD86 होता है, जिसको B72 भी कहा जाता है, वो दो तरीके के सिग्नल परफॉर्म करता है। एक तो होता है पॉजिटिव सिग्नल, एक होता है निगेटिव सिग्नल। पॉजिटिव सिग्नल यानी कि जब CD86, जो CD86 है, अगर वो CD28 के साथ अगर वो इंटरैक्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सिग्नल। और नेगेटिव सिग्नल को बोला जाता है स्विच ऑफ सिग्नल। क्यों बोलते हैं इसको स्विच ऑफ? कि जब जो हमारा CD86 होता है ना, वो इंटरैक्ट करता है CTLA4 से। CTLA4 कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारा टी सेल के ऊपर प्रेजेंट है।
तो CTLA4 का फुल फॉर्म क्या होता है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड प्रोटीन। तो जब CD86 CD28 के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो देता है पॉजिटिव सिग्नल, और जब CD86 CTLA4 के साथ इंटरैक्ट करता है तब वो देता है निगेटिव सिग्नल, जिसको हम स्विच ऑफ सिग्नल भी कहते हैं। और ये स्विच ऑफ सिग्नल क्या करता है कि ये टी सेल के ओवर एक्टिवेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसको मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये है एपीसी, जिसके पास प्रेजेंट है हमारा CD80, जिसको B71 B72 इसकी अलग अलग फैमिलीज होती है। तो CD80 प्रेजेंट है, टी सेल के पास प्रेजेंट है CD28। तो ये तो होता है सेकेंड सिग्नल, जिसको कोस्ट स्टिमुलेटरी सिग्नल्स कहते हैं। लेकिन अगर CD86 CTLA4 जो कि टी सेल के ऊपर प्रेजेंट है, अगर वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो देता है निगेटिव सिग्नल, यानी कि स्विच ऑफ सिग्नल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लोनल एनर्जी के बारे में और पोस्ट स्टिमुलेटरी सिग्नल कि कब पॉजिटिव सिग्नल प्रमोट होता है और कब निगेटिव। जब CD86 CD28 के साथ इंटरेक्ट करता है तब होता है पॉजिटिव सिग्नल, और जब CD86 CTLA4 के साथ इंटरेक्ट होता है टी सेल के ऊपर जो प्रेजेंट है तब होता है निगेटिव सिग्नलिंग। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम देखेंगे बी सेल के एक्टिवेशन के बारे में। तो बी सेल का एक्टिवेशन दो तरीके से होता है। एक तो होती है थाइमस इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन और एक होता है थाइमस डिपेंडेंट एक्टिवेशन। सो बी सेल एक्टिवेशन कैन बी थाइमस डिपेंडेंट एंड थाइमस इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थाइमस इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन से। तो थाइमस इंडिपेंडेंट में भी दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट होता है आपका टाइप 1 थाइमस इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, एंड सेकेंड होगा टाइप 2 थाइमस इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन। तो सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करेंगे। तो इसमें जो एंटीजन जो हम लेते हैं ना वो मेनली होता है LPS यानी कि लिपोपॉलीसैकेराइड। तो थाइमस इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में जो हम एंटीजन लेते हैं वो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड। जब हम डिपेंडेंट एक्टिवेशन पढ़ेंगे तब जो एंटीजन लेंगे वो मेनली प्रोटीनिशियस होता है। तो जो LPS यहाँ पे जो हम एंटीजन ले रहे हैं टाइप 1 के अंदर वो होता है थाइमस इंडिपेंडेंट टाइप 1 एंटीजन, हम इसको ऐसा बोलेंगे। ये यहाँ पे मैंने बी सेल दिखाई है। बी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है बी सेल के ऊपर। जब तक बी सेल का एक्टिवेशन नहीं हो जाता तब तक वो फंक्शन नहीं परफॉर्म करती। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसका एक्टिवेशन कर दिया। एक्टिवेशन करने के बाद ये बन गई इफेक्टर बी सेल या फिर प्लाज्मा बी सेल भी आप इसको कह सकते हैं, जिसके पास कोई IgG नहीं होती, कोई मेमोरी सेल नहीं होती, इसके अंदर कोई भी क्लास स्विचिंग नहीं होती। तो इस केस में IgM का प्रोडक्शन ये बहुत ही कम अमाउंट में करती है इफेक्टर बी सेल या फिर प्लाज्मा बी सेल। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में भी देखो बी सेल बनाई है, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन है वहाँ पे, एंड LPS एज एंटीजन काम कर रहा है यानी कि लिपोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे इसका एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन होने के बाद इफेक्टर बी सेल बनी। तो इसके अंदर IgM का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और इसमें भी हमें क्लास स्विचिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्लास स्विचिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें IgG का भी अमाउंट कम होता है। तो ये तो हो गया डिफरेंस टाइप 1 और टाइप 2 में कि IgM का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता है एंड कितना कम होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे थाइमस डिपेंडेंट एक्टिवेशन। तो थाइमस डिपेंडेंट एक्टिवेशन को टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन भी कहते हैं, यानी कि जो बी सेल का एक्टिवेशन है वो टी सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, तब जाके बी सेल का एक्टिवेशन हो रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट में, कि इंडिपेंडेंट में जो फॉरेन एंटीजन होता है वो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड, लेकिन डिपेंडेंट एक्टिवेशन में जो एंटीजन होता है वो मेनली होता है प्रोटीनिशियस एंटीजन। तो देखो यहाँ पे है बी सेल, यहाँ पे होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, प्रोसेस्ड एंटीजन प्रेजेंटेड विद MHC2। जो प्रोसेस एंटीजन है जो फ्रैगमेंट में टूट चुका है वो MHC2 के साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो देखो टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन है, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी दो सेल लगेंगी, बी सेल एंड टी सेल, क्योंकि टी सेल के ऊपर डिपेंडेंट होके बी सेल खुद का एक्टिवेशन कर रहा है। तो बी सेल के पास क्या क्या प्रेजेंट है, MHC2 है, उसने एंटीजन को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, और टी सेल के पास अल्फा और बीटा डोमेन है। तो अल्फा और बीटा डोमेन क्या करेंगे, MHC2 को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे, और MHC2 क्या करेगी फर्दर फर्स्ट सिग्नल को
मतलब देगी, फर्स्ट सिग्नल को प्रमोट करेगी। तो अल्फा और बीटा डोमेन ने क्या किया, MHC2 को रिकॉग्नाइज किया एंड देन फर्स्ट सिग्नल फाइनली आ गया। सेकेंड सिग्नल कैसे आता है, जो बी सेल के ऊपर जो CD80 प्रेजेंट है और टी सेल के ऊपर जो CD28 प्रेजेंट है, उन दोनों को मिलाकर आता है हमें सेकेंड सिग्नल फॉर द टी सेल। उसके बाद क्या होगा, जो ये तो हो गया टी सेल का सेकेंड सिग्नल, लेकिन जो बी सेल है उसका भी तो सेकेंड सिग्नल है ना। तो जो बी सेल के ऊपर और CD40 प्रेजेंट है और टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है CD40L, इन दोनों के बीच में जो सिग्नल होता है वो होता है सेकेंड सिग्नल फॉर द बी सेल। तो अब टी सेल का एक्टिवेशन हो गया, तो टी सेल ने क्या किया, टी सेल ने IL-6 और IL-4 को सिक्रीट किया, ठीक है। तो IL-6 और IL-4 क्या है, इंटरल्यूकिन से, एक तरीके के साइटोकाइन से। और जो हमारी बी सेल होती है ना, बी सेल के ऊपर IL-4R एंड IL-6R इन दोनों के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे एंड देन जो बी सेल है वो फाइनली प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल में वो कन्वर्ट हो जाती है। लाइक उसको वो ओरिजिन होता है बी सेल, प्लाज्मा और मेमोरी बी सेल का। तो इस तरीके से थाइमस डिपेंडेंट एक्टिवेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि बी सेल एक्टिवेशन का ये एक तरीका है जो कि टी सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट सिग्नल, सेकेंड सिग्नल, और सेकेंड सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, को स्टिमुलेटरी सिग्नल। तो ये तो हो गया बी सेल एंड टी सेल के एक्टिवेशन के बारे में और आज के लेक्चर के बारे में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना, तो एक बार इसको फिर से देखिए, क्योंकि इसमें जो CD मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। तो अगर आप 4-5 बार पढ़ोगे तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.